शुरू करते हैं बेटा। आज हम सबसे पहले एनसीईआरटी करेंगे। एनसीईआरटी के डिफरेंट क्वेश्चंस करेंगे, सारे नहीं करेंगे। जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं सेम क्वेश्चन जो है वो नहीं करेंगे। जो बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है उसको मैं एलैबोरेट करके हम आगे चलेंगे सीधा। और जो सॉल्व करने वाले हैं वो सारे मैं आपसे करवाऊंगा। जो थोड़े भी सोचने वाले हैं वो मैं सोचवाऊंगा। लेट्स स्टार्ट। आपके पास सामने एनसीईआरटी खुली हुई है, सामने ध्यान दीजिए। इस एनसीईआरटी में सबसे पहला एग्जाम्पल, ये पहला एग्जाम्पल वही है जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। किस में कर चुके हैं आपको ध्यान होगा। ये सबसे पहला एप्लीकेशन, सबसे पहला एग्जाम्पल था जो मैंने आपको करवाया था, उसमें इंडक्शन में। ध्यान है ये सबको कि पहला सरफेस, हाउ कैन यू चार्ज अ मेटल स्फीयर पॉजिटिवली विदाउट टचिंग इट। तो बाय इंडक्शन, ये प्रोसेस सबको ध्यान है। इंडक्शन वाले में कैसे करते हैं बेटा? किसी को इसमें दिक्कत तो नहीं, ऑलरेडी हम कर चुके हैं। आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, सारे डिस्कस करेंगे कोई भी हो। सेकंड क्वेश्चन, इफ 10 to power 9 इलेक्ट्रॉन मूव आउट ऑफ द बॉडी। मूव आउट ऑफ द बॉडी मतलब बॉडी ने लूज कर दिए इलेक्ट्रॉन्स, तो बॉडी क्या हो जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज्ड। 10 to power 9 क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। 10 to power 9 हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू गेट अ टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम। अच्छा, 10 to power 9 मूव आउट ऑफ टू अनदर बॉडी इन एवरी 1 सेकेंड। हर 1 सेकेंड में 10 to power 9 इलेक्ट्रॉन्स लूज करती है बॉडी। 1 कूलम चार्ज के लिए सबसे पहले निकालना पड़ेगा कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो आप क्या लगाओगे? Q इज इक्वल टू NE लगा दोगे। चार्ज 1 कूलम, नंबर आपको पता नहीं, E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 to power minus 19, तो नंबर आ जाएगा 6.25 इंटू 10 to power 18 इलेक्ट्रॉन्स। सो इतने इलेक्ट्रॉन्स बॉडी को लूज करने पड़ेंगे। अब उसने बोला टाइम कितना लगेगा, यूनिटरी मेथड यूज करो। 10 to power 9 इलेक्ट्रॉन्स वो 1 सेकेंड में लूज करता है। 10 to power 9 इलेक्ट्रॉन्स वो 1 सेकेंड में लूज करता है। सो 6.25 इंटू 10 to power 18 इलेक्ट्रॉन्स वो कितनी देर में लूज करेगा? 1/10 to power 9 इंटू 6.25 इंटू 10 to power 18। सो आंसर आ गया 6.25 इंटू 10 to power 9 सेकेंड्स। क्लियर है सबको? ये मुश्किल तो नहीं लगा? हाँ जी, सबको क्लियर है ये? थर्ड क्वेश्चन में थोड़ा सा डाटा मिसिंग है। थर्ड क्वेश्चन में आपको बोला हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज देयर इन अ कप ऑफ वाटर। उसको बोलना चाहिए कि कप ऑफ वाटर कितना बड़ा कप है। ये पेपर में जब आएगा तो बता के आएगा। इसमें वो एग्जाम्पल ले रहा है 250 ग्राम्स। ये पेपर में गिवन होगा जब भी होगा। ये वाला क्वेश्चन सबको आता है। सेकेंड एंड थर्ड अपने हाथ से कीजिए प्लीज, जब हो जाए तो बता दीजिएगा, फिर आगे चलेंगे। सेकेंड एंड थर्ड अपने हाथ से कीजिए, आंसर निकालिए सेकेंड एंड थर्ड का। सेकंड सबको आ गया समझ? किसी को सेकंड में कुछ पूछना है तो बताइए। यस सर। थर्ड कीजिए फटाफट। मैं फिर बोल रहा हूं, थर्ड में डाटा मिसिंग है। थर्ड में उसको क्वेश्चन में बोलना चाहिए कि 250 ग्राम्स है। तो बेसिकली आपको 250 ग्राम्स ऑफ वाटर में टोटल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज निकालना है। क्या यूज करते हो इसमें? आप मोल कॉन्सेप्ट यूज करते हो। H2O का टोटल मास नंबर कितना हो जाएगा? 18 ग्राम्स। सो 18 ग्राम्स वाटर में
कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे कितने मॉलिक्यूल्स होंगे 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। सो 250 ग्राम्स में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे पहले आप वो निकालेंगे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के बाद आप क्या लगाएंगे, एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन, तो उतने मॉलिक्यूल्स में कितने इलेक्ट्रॉन, फिर Q इज इक्वल टू N लगा दोगे। निकालिए आंसर, निकालिए फटाफट। कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं अभी आप फॉर द टाइम बीइंग। डन। दिलीशा हो गया, दिशा, सर 1 मिनट। एकस, सर बस हो। मौली, रिद्धिमा, पार्थ। ओके, जल्दी 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 करो। सर डन। 2 मिनट और दे रहा हूं बाकियों को। हिमनिश, हिमनिश, ओके जल्दी करो बेटा। ऋत्विक, डन सर। ऋत्विक, सतीश, यस सर हो गई। ओके आगे देखते हैं बेटा। कूलम्स लॉ पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं। इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये हमने शायद ये वाला नहीं किया, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, सामने देखिए। नहीं आएगा तो प्लीज पूछिएगा। कह रहा है कूलम्स लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस एंड न्यूटन्स लॉ फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन 2 स्टेशनरी पॉइंट masses both have inverse square law dependence on the distance। मालूम है एक होता है gm1m2 by r square, एक है kq1q2 by r square। दोनों में इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r square है। फर्स्ट पार्ट, कंपेयर द स्ट्रेंथ ऑफ दीज फोर्सेस बाय डिटरमाइनिंग द रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड्स फॉर एन इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के लिए आपको कूलम्स लॉ भी कूलम्स फोर्स भी निकालना है दोनों के बीच में, और ग्रेविटेशनल फोर्स भी निकालना है, और कंपेयर करना है, मतलब रेशियो लेनी है दोनों की। सो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो जाएगी K, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज सेम होता है, डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, और ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाएगी G, m1 m2 बाय r स्क्वायर। m1 m2 क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन का मास और एक प्रोटॉन का मास, दोनों को डिवाइड करोगे 10 टू पावर 38 10 टू पावर 40 के आसपास आंसर आएगा। सो इलेक्ट्रॉन का kq1 q2 बाय r स्क्वायर, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का gm1 m2 बाय r स्क्वायर, दोनों को डिवाइड कर दिया, रेशियो ले लिया। सेकंड पार्ट में बोल रहा है फॉर 2 प्रोटॉन, सेम काम 2 प्रोटॉन्स के लिए करना है, दोनों में मास ऑफ प्रोटॉन लोगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो सेम रहेगी, इसका भी आंसर आ जाएगा। इसके बाद बोला एस्टिमेट द एक्सेलरेशंस फॉर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ड्यू टू इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑफ देयर म्यूचुअल अट्रैक्शन। आप फोर्स निकाल चुके हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उसको ma के इक्वल करके आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हो। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिवाइडेड बाय मास, एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स अपॉन मास। ये सबको क्लियर है, हो जाएगा ये कैलकुलेट। लॉजिक समझ में आ गया सबको? यस सर। अगले पार्ट पे चलते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन। हाँ जी बोलो बेटे। सर हम इसमें जो मास लेंगे m लेंगे वो किसका लेंगे? जिसकी एक्सेलरेशन निकालोगे बेटा उसी का लोगे ना। अगर इलेक्ट्रॉन की एक्सेलरेशन निकालना है तो इलेक्ट्रॉन का मास लोगे, अगर प्रोटॉन की एक्सेलरेशन निकालनी है तो प्रोटॉन का मास लोगे।
ठीक है, Okay. आगे देखिए। फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है चार्ज मेटालिक स्फीयर ए इज सस्पेंडेड बाय नाइलॉन थ्रेड, अनदर चार्ज मेटालिक स्फीयर बी हेल्ड बाय एन इंसुलेटिंग हैंडल is brought close to A such that the distance between the centers is 10 centimeters as shown in figure 1। ठीक है जी, तो आपको ये दिया हुआ है, दोनों के बीच का गैप दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। द रिजल्टिंग रिपल्जन ऑफ A is noted। ठीक है, स्फीयर A and B are touched by uncharged sphere C and D as shown in figure। ओके, जब टच कर दूंगा तो चार्ज हाफ हो जाएगा, आइडेंटिकल है तो चार्ज हाफ हाफ हो जाएगा, and then removed and B is brought closer to A to a distance of 5। आपने बेसिकली किया क्या, आपने चार्ज भी हाफ कर दिया, डिस्टेंस भी हाफ कर दिया, तो फोर्स क्या हो जाएगी, F होता है K Q1 Q2 by R स्क्वायर। नई फोर्स क्या हो जाएगी, K, चार्ज भी हाफ और डिस्टेंस भी हाफ, तो सेम फोर्स रहेगी, हाँ की ना? Yes, sir. क्योंकि आपने चार्ज भी हाफ कर दिया, डिस्टेंस भी हाफ कर दिया, फोर्स सेम रहेगी। ओके, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड रिपल्जन ऑफ ए ऑन द बेसिस ऑफ कूलम लॉ, इट विल रिमेन सेम, जो पहले थी वही अब रहेगी, हमने प्रूव कर दिया। इसके बाद बोला स्फीयर्स ए एंड सी एंड बी एंड डी हैव आइडेंटिकल साइजेस। ओके, इग्नोर द साइज। ओके ओके, ठीक है। सो आपको बोला नया फोर्स निकालना है, तो नया फोर्स कितना होगा, सेम होगा ओरिजिनल का। अगर आपने चार्ज हाफ किया होता, डिस्टेंस हाफ ना किया होता, तो फोर्स हो जाती 1/4। ये सबको क्लियर है? फालतू क्वेश्चन था, Yes, sir. बस देखो Yes, एक छोटे से क्वेश्चन को कितना लंबा उसने बना दिया। आधे बच्चे देख के ही कहते हैं यार ये तो बड़ा टफ क्वेश्चन होगा, और है कितना पोपट सा। अब देख क्वेश्चन को ध्यान से इंटरप्रेट करो, कभी गलती नहीं होगी। इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 5 6 ढूंढते हैं, ये रहा 6। ये आप कीजिए प्लीज, रिजल्टेंट निकालने वाला है, आप कीजिए, अटेम्प्ट कीजिए, दिए 5 मिनट आपको। और उसमें लेंथ 2/3 लेंगे, लेंथ 2/3 लेंगे दोबारा बोल, सर, उसमें हम लेंथ 2/3 लेंगे। आप देखोगे तीनों लेंथ सेम होगी, बस ये ध्यान रखना। ट्रिग्नोमेट्री से निकाल ले, चाहे जैसे मर्जी निकाल ले।
सामने देखिए प्लीज, आपको कह रहा है कंसिडर थ्री चार्जेस Q1, Q2, Q3 ईच इक्वल टू Q एट अ वर्टेक्स एट द वर्टिसेस ऑफ अ इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड L. Charge capital Q is placed at the centroid of the triangle as shown in figure. सामने देखो ध्यान से सब लोग, ये आपको दिया हुआ है एक, सर हो गया क्या आंसर आया? 0। सर 0 तो नहीं आया, 0 0 है आंसर। सामने देखो Q Q Q 3 चार्जेस दिए हुए हैं, सब लोग ध्यान देंगे। ये 3 चार्जेस आपको दिए हुए हैं, इन 3 चार्जेस में यहां से आपने डाला, सेंट्रॉइड बनाया, इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो सर्कम सेंटर, सेंटर, इन सेंटर सब सेम होंगे। सर 0 आ गया ना, कोई बात नहीं। इधर देखो जिसका नहीं आया, L लेंथ है ये हो गया L/2। इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये एंगल हुआ 30 डिग्री, ये R, सो R अपॉन L/2, R हो गया हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस होता है सेक थीटा, ये हो गया सेक 30, तो R हो गया L/2 सेकेंड 30। सेक 30 कितना होता है? cos 30 कितना होता है? √3/2, तो सेक 30 हुआ 2/√3, तो ये हो जाएगा L/√3। रख लो इसे संभाल के। यहां तक कोई इशू किसी को? अब आ जाते हैं फोर्सेस पे। यहाँ पे मिडिल में मैंने चार्ज रखा कैपिटल Q, उसने बोला है क्वेश्चन में कि सब सेम साइन के, तो स्मॉल q कैपिटल Q को रिपेल करेगा, ये स्मॉल q कैपिटल Q को रिपेल करेगा, ये स्मॉल q कैपिटल Q को रिपेल करेगा। एक फोर्स मान ली F1, दूसरी F2, तीसरी F3, तीनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड में बराबर हो जाएंगी। F1, F2, F3 फोर्स हो जाएगी K Q Q बाय R स्क्वायर। रख लो, R की वैल्यू लास्ट में डाल लेंगे। अब आ जाते हैं इनके कंपोनेंट्स बनाते हैं, ध्यान दो, दोबारा उसको नीचे बना रहा हूं सो दैट की कंफ्यूजन ना हो, उसमें गलती ना हो। यहां पे ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, इफ दिस इज 30, दिस इज 30, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। सो ये जो F1 फोर्स थी वो इधर थी एट एन एंगल 30, F2 फोर्स इधर थी एट एन एंगल 30, और F3 फोर्स नीचे थी। इस स्टेप तक किसी को कोई डाउट है तो बोलिए। कंपोनेंट्स बनाते हैं, आपके पास कंपोनेंट्स आए, F1 का कंपोनेंट आया, राइट और लेफ्ट कंपोनेंट्स बनाते हैं। इस तरफ हुआ F1 cos 30, ऊपर हुआ F1 sin 30, लेफ्ट साइड हुआ F2 cos 30, ऊपर हुआ F2 sin 30, नीचे आ गया F3। ये दोनों फोर्सेस कैंसिल आउट हो गई, इन दोनों का सम, इन इसको मैं F बोल देता हूं, ये हो गया 2F sin 30, मतलब F के इक्वल, और ये F3 भी F के इक्वल। सो ये वर्टिकल भी कैंसिल आउट हो गया, तो नेट फोर्स कितनी हो गई? 0, क्योंकि हॉरिजॉन्टल फोर्सेस भी कैंसिल आउट हो गई और वर्टिकल फोर्सेस भी कैंसिल आउट हो जाएंगी, R वगैरह की जरूरत ही नहीं पड़ी। समझ में आ गई सबको बात? लिख लीजिए प्लीज इसको। वैसे हम लोग इसमें R ऐसे भी तो निकाल सकते हैं ना, कि जैसे हम लोगों ने पाइथागोरस से जो सेंट्रॉइड की लेंथ है कर सकते हो वो 2:1, 2:1 की रेशो, 2/3 ऑफ दैट, वो भी कर सकते हो, वो भी कर सकते हो बेटे। समझ में आ गया सबको? गौरांगी, आकाश, एकम, एकस, हरगुन, हरजस, यस सर, Yes, sir. जयवीर, Yes, sir. कशिश, मौली, Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. आगे देखते हैं। ये तो था ये वाला क्वेश्चन, अब अगले पे आते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन करोड़ों कर रखे हैं हमने, आपको 3 चार्ज दिए हैं, आपको रिजल्टेंट निकालना है। सो तीनों पे नेट फोर्स निकालनी है। 3 क्वेश्चन हो गए। इस चार्ज पे एक चार्ज इसे रिपेल कर रहा है, दूसरा चार्ज अट्रैक्ट कर रहा है, रिजल्टेंट फाइंड आउट कर सकते हो। सेम इसमें, सेम इसमें, ये वाला आपको खुद करना है होमवर्क में। 7th इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन किए, एक प्लस क्यू चार्ज, एक प्लस क्यू चार्ज,
हमने जो किए थे उसमें सिर्फ एक ही चार्ज पे नेट फोर्स निकालना था, इसमें तीनों पे 3 क्वेश्चन बना दिए बेसिकली। तो इस पे एक हो गई रिपल्जन, एक हो गई अट्रैक्शन, इस वाले चार्ज पे एक हो गई अट्रैक्शन, एक हो गई रिपल्जन, और माइनस क्यू वाले पे दोनों अट्रैक्शन। तो रिजल्टेंट फाइंड आउट करो, चाहे कंपोनेंट से करो चाहे फॉर्मूले से करो, चॉइस आपकी है। बट ये आते हैं क्वेश्चंस, इजी हैं। इसके बाद आते हैं ये वाला क्वेश्चन, ये हम ऑलरेडी नोट्स में कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉन फॉल्स थ्रू अ डिस्टेंस, वैल्यू शायद डिफरेंट थी उसमें, नोट्स में जो क्वेश्चन आया था। क्या करोगे, इलेक्ट्रॉन फॉल थ्रू अ डिस्टेंस होगा तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगी, फोर्स क्या होता है Q इंटू ई, और उसको ma के इक्वल कर दोगे, उससे आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हो QE बाय m। आपको बस ध्यान होगा, ये मैंने बताया था, एक्सेलरेशन या जब कैलकुलेट की थी बहुत बड़ी वैल्यू आई थी तो हम कहते हैं इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी नेग्लेक्ट कर देते हो। एक्सेलरेशन निकालने के बाद s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर करके u0 लेके आप टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल सकते हो, डिस्प्लेसमेंट आपको गिवन है। सेम क्वेश्चन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों के लिए करना है, सिमिलर क्वेश्चन है, हम नोट्स में ऑलरेडी कर चुके हैं, आप खुद कीजिएगा। 9th क्वेश्चन अब इलेक्ट्रिक फील्ड पे बेस्ड है, आपको 2 चार्जेस दिए, ये प्लीज आप करिए, एग्जाम्पल 9 करिए सब लोग अटेम्प्ट, नहीं होगा तो मैं कर दूंगा। एग्जाम्पल 9 अटेम्प्ट कीजिए। जो अभी आप कर लेंगे वो होमवर्क में नहीं करने होंगे, जो मैं आपको समझा रहा हूं सिर्फ कर नहीं रहे हम लोग, वो आप घर पे करोगे बाद में, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं सारे। सर 10 टू पावर -8 कूलम लिखा है ना? हाँ जी बेटा, 10 टू पावर -8। हर चैप्टर कंप्लीट होने के बाद एनसीईआरटी हम इसी तरह से करेंगे, एक मैं क्लास लूंगा जिसमें मैं पूरी डिस्कस करूंगा। ये वाले चैप्टर की एनसीईआरटी थोड़ी इजी है, सेकंड वाले की थोड़ी सी टफ है, उसके लिए लंबी क्लास लेनी पड़ेगी मेरे को। बट हर चैप्टर कंप्लीट होने के बाद एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट और बैक क्वेश्चंस करेंगे, तो बीच में आप मत करना, लास्ट में हम लोग सारे करेंगे। आ गया आंसर सबका? ए पॉइंट का निकल गया? ए पॉइंट पे क्या, ओके कोई बात नहीं। ए पे क्या करोगे, Q1 जो आपको दिया है वह पॉजिटिव चार्ज है और Q2 आपको नेगेटिव चार्ज दिया है, तो ए पे दोनों की फील्ड्स, ए पॉइंट पे पॉजिटिव चार्ज की वजह से रिपल्सिव,
नेगेटिव की वजह से अट्रैक्टिव, तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगी, एड अप हो जाएगी, के क्यू बाय आर स्क्वायर निकाल के ऐड करोगे। बी पॉइंट पे पॉजिटिव की वजह से रिपल्सिव, नेगेटिव की वजह से अट्रैक्टिव, रिजल्टेंट फाइंड आउट कर दोगे, बड़े में से छोटा माइनस। सी पॉइंट पे पॉजिटिव की वजह से रिपल्सिव, नेगेटिव की वजह से अट्रैक्टिव, और फिर कंपोनेंट्स बना के रिजल्टेंट निकाल लोगे। सबको आता है ना ये करना? कंप्लीट करिए, आंसर निकालिए इसका फटाफट, ABC तीनों, फिर मैं सामने आंसर वो कर दूंगा रिवील, तो आप चेक कर लीजिएगा ठीक आया है कि नहीं। हर गुण आ गया आंसर? सतीश अभी हो रहा है, बन जाएगा। करिए, जल्दी कीजिए। दो मिनट और दे रहा हूं बेटा। कशिश आ गया बेटा आंसर इसका? सर निकाल रही हूँ। सर डन। 1 मिनट और देखते हैं बाकी को। आगे देखिए बेटा, किसी को पूछना है इसमें कुछ? लॉजिक समझ में आ गया सबको? कैलकुलेशन छोड़ दीजिए अब, कोई बात नहीं, बात बचा वो बाद में कर लेना। कॉन्सेप्ट सबको आता है ना इसका? सब कर लोगे? दिशा यस दिशा
यस सर। जयवीर, पार्थ, ऋत्विक, मौली, ठीक है श्रेया, नमन, यश। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन आता है सीधा फ्लक्स का होगा। ये राजी नहीं, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड का भी है। अब देखो, इसको भी खुद करना, बाद में करना, पहले लॉजिक समझ लो। आपको दो चार्जेस दिए, एक +10 माइक्रोकूलम, एक -10 माइक्रोकूलम। एक्सिस पे किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। नॉर्मल न्यूमेरिकल की तरह करो। एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालोगे? पॉजिटिव चार्ज की वजह से रिपल्सिव फील्ड, नेगेटिव की वजह से अट्रैक्टिव फील्ड, रिजल्टेंट फाइंड आउट कर सकते हो। इसी तरह से -10 और +10 की वजह से फील्ड निकालनी है, तो माइनस की वजह से अट्रैक्टिव, पॉजिटिव की वजह से रिपल्सिव, रिजल्टेंट फाइंड आउट कर सकते हो। आता है ना सबको ये? सेम न्यूमेरिकल की फॉर्म में ही सोचो। आगे आ जाओ। अच्छा, एक और बात, डायपोल सोच के फॉर्मूला मत लगाने बैठ जाना, वो लंबा पड़ता है, बल्कि कैलकुलेशन और गंदी हो जाती है। तो बेटर यही रहता है कि आप नॉर्मली जैसे आपने कॉन्सेप्ट न्यूमेरिकल्स में सोचा है, उसी तरह से सोच के आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। अगला 11th, ये कीजिए अटेम्प्ट। कलम ने किया था ऐसा सेम क्वेश्चन, बट उसमें अल्फा एक्स था, इसमें अल्फा एक्स टू द पावर हाफ है, वैल्यूज डिफरेंट है। अटेम्प्ट कीजिए, नहीं होगा तो मैं करूंगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर हम ऐसा कर नहीं चुके? अल्फा एक्स था, ये अल्फा एक्स टू पावर हाफ है, सिर्फ वैल्यू डिफरेंट है थोड़ी सी। लेकिन मीटर भी तो 1/2 हाँ जी बेटा। बट अल्फा भी तो 1/2 ही दिया हुआ था मीटर्स में। अल्फा में तो यूनिट दी है ना बेटा, वो यूनिट तो उसको उस हिसाब से ही लिखनी होगी ना अल्फा की, कि वो डायमेंशनली करेक्ट रहे लेफ्ट साइड और राइट साइड पे। फर्स्ट फेज, सेकंड फेज ध्यान है। इलेक्ट्रिक फील्ड है अल्फा एक्स टू पावर हाफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका एक्स एक्सिस के अलोंग, तो इधर हो जाएगा एंटरिंग फ्लक्स, इसमें हो जाएगा लीविंग फ्लक्स। एंटरिंग फ्लक्स क्या लेते हो? नेगेटिव। लीविंग फ्लक्स क्या लेते हो? पॉजिटिव। ओए, एंटरिंग नेगेटिव, नेगेटिव तो हाँ, वही लीविंग बोल पॉजिटिव। मैं तब लीविंग बोल रहा था जब तेरा नेगेटिव मेरे पास पहुंचा। तो एंटरिंग फ्लक्स हो गया नेगेटिव, लीविंग फ्लक्स हुआ पॉजिटिव। एरिया है 0.1 मीटर, 0.1 का स्क्वायर। सो अल्फा एक्स की वैल्यू है 0.1। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड एंटरिंग इंटू 0.1 का स्क्वायर। ये हो जाएगा एंटरिंग फ्लक्स विच इज नेगेटिव, और लीविंग फ्लक्स में क्या हो जाएगा? अल्फा इंटू 0.2 टू पावर हाफ इंटू 0.1 का स्क्वायर। ये लीविंग फ्लक्स दोनों को जोड़ोगे टोटल फ्लक्स, और टोटल फ्लक्स को चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वेट करोगे, आपके पास चार्ज आ जाएगा। सबके क्लियर है? यस सर। हाँ जी, बोलो क्या क्या है? एक बार दोबारा बता दो। बेटे एंटरिंग फ्लक्स क्या होता है? नेगेटिव होता है कि नहीं होता? नेगेटिव। तो x की वैल्यू कितनी है फर्स्ट फेज पे? x की वैल्यू दी है a विच इज 0.1। तो फर्स्ट फेज पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? अल्फा इंटू 0.1 की पावर हाफ। हाँ की ना? इंटू एरिया करोगे, फ्लक्स आ जाएगा। नेगेटिव साइन क्यों आया? क्योंकि एंटरिंग फ्लक्स है। इसी तरह सेकंड फेज पे x की वैल्यू कितनी हो गई? 2a विच इज 0.2। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। एरिया फिर से 0.1 का स्क्वायर, और पॉजिटिव फ्लक्स क्योंकि लीविंग फ्लक्स है। ठीक है, दो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव ऐड करोगे तो वो ओवरऑल सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो नेट फ्लक्स निकाल लीजिए और फिर चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वेट कर दीजिए।
बेस्ट तरीका यही रहता है जो मैंने आपको बताया, डॉट डूट कैप कूप यूज करोगे गलती कर दोगे। बेस्ट मेथड वही है जो मैंने आपको अभी बताया, वो सबसे आसान मेथड लगता है। आ जाते हैं अगले पे। ये वाला क्वेश्चन हम कल कर चुके हैं, बट मैंने जो क्वेश्चन दिया था उसमें वेरिएबल्स थे, ई नॉट, याद है कल जो हमने क्वेश्चन किया था सिलेंडर वाला, एक में दोनों फेस पे लीविंग फ्लक्स था, याद है सबको? वही सेम क्वेश्चन है बट अब नंबर्स के साथ है। प्लीज आप ये कीजिए, अभी कीजिए सब लोग, 12th कीजिए सब। साइड में हो जाता हूं, आप करिए इसको अटेम्प्ट, आंसर निकालिए। अच्छा फिगर तो नीचे, देखिए सामने दोनों फेसेस पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बोली है, 200 आई कैप व्हेन एक्स इज पॉजिटिव, तो पॉजिटिव में इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड पे हो गई, और -200 आई कैप व्हेन एक्स इज लेस देन 0, तो यहां पे भी इस तरफ हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड। सो दोनों ही एंड पे इलेक्ट्रिक, दोनों ही फेसेस पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो गया, लीविंग फ्लक्स। लीविंग फ्लक्स है तो दोनों में क्या लोगे, पॉजिटिव। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, सो इलेक्ट्रिक फील्ड है 200 और एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू 5 इंटू 10⁻⁻² का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे फ्लक्स आ जाएगा, जितना ये उतना ही ये, टोटल करेंगे दोनों को ऐड कर देंगे और टोटल फ्लक्स चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट करेंगे, चार्ज आ जाएगा। ये सबको क्लियर है? फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या होगा, फर्स्ट पार्ट में बोला व्हाट इज द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू ईच फ्लैट फेस, तो ये हो गया आंसर फर्स्ट पार्ट का। What is the net flux through the side of the cylinder? Through the side of the cylinder मतलब curved surface से flux क्या होगा, 0। थर्ड पार्ट, what is the net outward flux through the cylinder? दोनों को जोड़ दोगे तो twice of एक फेस का, और what is the net charge? फ्लक्स निकालने के बाद चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? इसके अंदर फर्स्ट पार्ट में जो लेफ्ट साइड जो फर्स्ट वाला फेस है तो नेगेटिव होगा ना? नहीं नहीं, -200 दिया है ना, तो क्या हुआ, वो -200 साथ में आई कैप दिया हुआ है ना,
आई कैप तो डायरेक्शन, माइनस आई कैप डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव एक्स एक्सिस में नेगेटिव एक्स की डायरेक्शन में। क्या हो गया, समझ में आ गया सबको ये? हाँ जी, यस सर। फ्लक्स तो स्केलर होता है तो उसकी डायरेक्शन जयवीर दोबारा बोल बेटे। तो फ्लक्स तो स्केलर है तो उसकी डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए क्या माइनस आई कैप फ्लक्स। फ्लक्स दोनों में पॉजिटिव होगा ना क्योंकि लीविंग फ्लक्स है। यस बट डायरेक्शन के लिए माइनस आई कैप यूज करने की जरूरत नहीं होगी। नहीं उसकी जरूरत ही नहीं है बेटे, डॉट प्रोडक्ट भी तो हो रहा है, एरिया की वेक्टर थोड़ी ना ले रहे हो आप, एरिया वेक्टर थोड़ी ना ले रहे हो, या तो आप एरिया वेक्टर भी लो तब आई कैप वगैरह यूज करोगे। ठीक है, मैंने आपको सिंपल लॉजिक बताया, आप इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया इनटू cos थीटा यूज करो, फ्लैट सरफेस पे cos थीटा 1 हो जाएगा क्योंकि थीटा 0 डिग्री होगा एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में, इसीलिए उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, इसके बाद ये हम कर चुके हैं कल क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फील्ड वाला, ये हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं। आ जाते हैं अनसॉल्व्ड पे, बैक एक्सरसाइज पे। पहला क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूं, बहुत ही फुद्दू टाइप के क्वेश्चन से शुरू के, जो मुश्किल होगा वो आपसे करने के लिए बोलूंगा। व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल पॉइंट चार्ज स्फीयर्स हैविंग चार्जेस इतना एंड इतना एट 30 सेंटीमीटर। फोर्स निकालना है, दो चार्ज दिए हैं, डिस्टेंस दिया है k q1 q2 by r square, खत्म। सेकंड क्वेश्चन, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज इतना ड्यू टू अनदर स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज इतना इन एयर इज इतना। व्हाट इज द डिस्टेंस? F पता है, Q1 पता है, Q2 पता है, R निकालना है, हो जाएगा। F is equal to K Q1 Q2 by R square, R निकालना है, बाकी सब पता है। What is the force on the second due to first? Same force होगी, first due to second जितनी है उतनी ही second due to first होता है। इक्वल फोर्सेस होती हैं जो दो बॉडीज पे लगती है, बस डायरेक्शन उल्टी हो जाती है। थर्ड, check that the ratio K E square upon G M E M P is directionless। फालतू क्वेश्चन है, इसको बेस्ट तरीका के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी की डायमेंशंस देखनी है, ऊपर नीचे आर स्क्वायर से डिवाइड कर दो, के ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, जी एम ई एम पी बाय आर स्क्वायर। न्यूमरेटर आ जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, डिनोमिनेटर आ जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डायमेंशन और ग्रेविटेशनल फोर्स की डायमेंशन है तो दोनों फोर्स, ओवरऑल डायमेंशंस हो गई m0 l0 t0, खत्म। ठीक है। Fourth question, explain the meaning of the statement electric charge of a body is quantized. It means that the charge on the body is always an integral multiple of charge on an electron. Why one can ignore quantization of electric charge when dealing with macroscopic, that is large scale objects? Because large scale objects will have very large value of charge. Even if the charge is only 1 coulomb, then you need around 10 to power something electrons, 10 to power 15, 16, 18 electrons for a body to attain a charge of 1 coulomb. So few electrons lost or gained will not make much of a difference in the charge. That is why we can ignore quantization. Fifth, when a glass rod is rubbed with silk cloth, charge appear on both. A similar phenomenon is observed with many other pairs of bodies. Explain how this observation is consistent with law of conservation of charge. It is because when we rub a glass rod with silk cloth, one body loses electron, the same amount of electrons will be gained by another body. So the body losing electrons becomes positively charged and the body gaining electrons becomes equal negative charge. So conservation of charge, overall the charge will be conserved for the system. Sixth, 4 point charges itna are located at the corners A, B, C, D. What is the force on 1 microcoulomb charge placed at the center? करोड़ों बार किए हैं ऐसे क्वेश्चन, इसका आंसर आएगा 0 क्योंकि ऑपोजिट साइड्स पे इक्वल चार्जेस हैं, सारी फोर्सेस क्या हो जाएंगी, कैंसिल आउट हो जाएंगी। सेवेंथ, एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस इज अ कंटिन्यूअस कर्व, दैट इज अ फील्ड लाइन कैन नॉट हैव सडन ब्रेक्स। एक्सप्लेन व्हाई नॉट? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड दे एंड एट नेगेटिव. They cannot disappear at one point and reappear at another point. It has to end at negative. It cannot form closed loops. Explain why two field lines can never cross each other at any point, because if they do so, then at the point of intersection we can draw two tangents, which means two directions of electric field at a single point, which is not possible. Eighth, 2 point charges are located at itna. What is the electric field at the midpoint? कर लोगे सारे, ये आता है ना सबको?
8th देखिए, सब कर लोगे अटेम्प्ट? यस सर। पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज, मिड पॉइंट पे फील्ड निकालना है, पॉजिटिव की वजह से रिपल्सिव, नेगेटिव की वजह से अट्रैक्टिव, दोनों को क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। उसके बाद एक चार्ज को प्लेस किया, फोर्स निकालना है, ये चार्ज क्या हो जाएगा, क्यू नॉट, एफ इज इक्वल टू क्यू नॉट टाइम्स ई। तो जो ई आप फर्स्ट पार्ट में निकालोगे उसको क्यू नॉट से मल्टीप्लाई कर दो, फोर्स आ जाएगा। 9th, a system has two charges इतना एंड इतना placed at इतना इतना respectively. What is the total charge? Total charge हो जाएगा 0 क्योंकि जितना पॉजिटिव है उतना नेगेटिव है। एंड डाइपोल मोमेंट होगा वन ऑफ द चार्ज इनटू डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। वन ऑफ द चार्ज हो गया 2.5 into 10⁻⁷ और डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन हो गया 30 सेंटीमीटर। यू नीड टू कन्वर्ट दैट इनटू मीटर्स आल्सो। नेक्स्ट 10th, इलेक्ट्रिक डाइपोल विद डाइपोल मोमेंट इतना इज अलाइंड एट 30 डिग्रीज। ओके, डाइपोल दिया है, डाइपोल मोमेंट दिया हुआ है 30 डिग्री विद द इलेक्ट्रिक फील्ड ई दिया हुआ है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क एक्टिंग ऑन इट? टॉर्क का फॉर्मूला पीई साइन थीटा। पी पता है, ई पता है, थीटा पता है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, आंसर निकालिए। A polythene piece rubbed with wool is found to have a negative charge of इतना, estimate the number of electrons transferred from which to which, Q is equal to Ne लगा देंगे, number of electrons आ जाएंगे, from which to which, polythene piece rubbed with wool is found to have negative charge, polythene पे negative आया, तो electrons कहां से कहां transfer हुए, from wool to polythene। Is there a transfer of mass also? Yes, electrons का कुछ mass होता है, अगर value बोली हो तो mass transferred कितना निकालोगे, mass of electron into number of electrons transferred जो आपने first part में निकाले थे। 12th, two insulated charged copper spheres A and B have their centers separated by 50 centimeter. What is the mutual electrostatic repulsion of the charges? If the charge on each is इतना, the radii A and B is negligible। ठीक है, आपको डिस्टेंस दिया है, दो चार्जेस दिए हुए हैं, दोनों के बीच का फोर्स निकालना है। फजूला क्वेश्चन है, k q1 q2 by r square। सेकेंड पार्ट में बोल रहा है व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्जन इफ ईच स्फीयर इज चार्ज्ड डबल द अबव अमाउंट। चार्ज डबल करोगे दोनों पे तो फोर्स कितनी हो जाएगी, 4 टाइम्स, क्योंकि k q1 q2 by r square है, q1 को भी डबल कर दिया, q2 को भी डबल कर दिया, तो ऊपर न्यूमरेटर में 2 बार 2 एक्स्ट्रा आ गया, तो 4 टाइम्स हो जाएगा। तो पहले जो भी फोर्स आएगी फर्स्ट पार्ट की उसका 4 टाइम्स आंसर आ जाएगा। ओ आगे भी बोला, डबल किया और डिस्टेंस हाफ कर दिया, डिस्टेंस हाफ करूंगा तो 1/4 वहां से, तो ऊपर 4 आ जाएगा। तो अब ये लिखोगे कैसे, नया फोर्स हो जाएगा k 2q1 2q2 by r/2 का स्क्वायर। सो आपके पास ये आ जाएगा 16 टाइम्स k q1 q2 by r स्क्वायर। सो जो पहले फोर्स आएगी उसका 16 टाइम्स आ जाएगा आंसर। 13th, suppose the spheres A and B in exercise 1.12 have identical size. A third sphere of same size is charged but uncharged, is brought in contact with A first, then brought in contact with second and finally removed. What is the new force between A and B? So ये दोनों है, टच करूंगा, इस पे q/2 और इस पे q/2 आ गया। अब इसको यहां से रिमूव करके इसके साथ टच कर दिया, इस पे q/q था और दूसरे पे q/2, टोटल हो गया 3q/2, आधा ऊपर के पास 3q/4, आधा नीचे के पास 3q/4। सो आपके पास दो चार्जेस आ गए, q/2 और 3q/4। फोर्स हो जाएगी 3/8 टाइम्स ओरिजिनल। किया हुआ ये क्वेश्चन नोट्स में था? यस सर। यस सर। 13 तक मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी बताया क्योंकि बहुत सिंपल क्वेश्चंस थे। किसी को 13 तक कुछ पूछना है तो बोलिए। आ जाते हैं आगे 14th कह रहा है, स्पेस बना ले थोड़ी सी। 14th आपको बोल रहा है फिगर 1.33 shows the track of 3 charged particles. Give the signs of the 3 charges. जो फर्स्ट होगा that is negative, जो सेकंड होगा that is also negative and the third one will be positive. ये तो क्लियर। Which particle has the highest charge to mass ratio? Charge to mass ratio आपको ध्यान होगा, हमने डिराइव किया था फॉर्मूला, चार्ज टू मास रेशियो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट फॉर गिवन x। तो सेम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद कौन सबसे ज्यादा वर्टिकली डिस्प्लेस हो रहा है? 3। सेम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद 3 सबसे ज्यादा वर्टिकली डिस्प्लेस हो रहा है, 2 कम हो रहा है और 1 भी कम हो रहा है। तो थर्ड का चार्ज टू मास रेशियो सबसे ज्यादा होगा। आ जाते हैं 15 पे, कंसिडर ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E। एक्सपैंड कर देता हूं। 3 into 10⁻³ I cap, मतलब along x axis. What is the flux of this field through a square of 10 centimeter of the side whose plane is parallel to yz plane? कल किया था सेम क्वेश्चन। यस सर।
Yes. एंगल कितना हो जाएगा 0 डिग्री। सेकंड पार्ट में एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री, क्योंकि उसमें देखो बोला है इफ द नॉर्मल टू द प्लेन मेक्स 60 डिग्री, इसमें नॉर्मल के साथ ही एंगल दिया होता है। मैंने जो न्यूमेरिकल दिया था उसमें सरफेस के साथ 30 दिया था, तो नॉर्मल के साथ हो जाता है 60। इसमें डायरेक्टली नॉर्मल के साथ ही 60 दिया हुआ है, तो अब 60 डिग्री ही यूज करोगे, क्योंकि एंगल हमेशा किसके बीच में क्यों होता है? ई डॉट डी एस एरिया वेक्टर बेटा नॉर्मल होता है, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन, एरिया वेक्टर के साथ एंगल लेते हो ना, ठीक है। 16th, what is the net flux of the uniform electric field of exercise 1.15? पिछले क्वेश्चन में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्यूब से कितना जाएगा। अब एक बात बताओ, ये क्यूब दिया हुआ है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पास हुई, बताओ कितना फ्लक्स होगा? जीरो। जितना एंटरिंग उतना लीविंग। अभी तक पीछे जो न्यूमेरिकल्स करते थे उसमें क्या होता था कि एक्स पे डिपेंडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड थी, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड थी, तो एंटरिंग वाली डिफरेंट होती थी और लीविंग वाली डिफरेंट होती थी, तो इसीलिए उसमें फर्क होता था। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। केयरफुल मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑन द सरफेस ऑफ अ ब्लैक बॉक्स इंडिकेट्स दैट द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सरफेस इज इतना। फ्लक्स दिया हुआ है, आउटवर्ड फ्लक्स मतलब पॉजिटिव फ्लक्स। व्हाट इज द नेट चार्ज? फ्लक्स को क्या करोगे? चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स गिवन है, चार्ज निकालना है, एप्सिलॉन नॉट आपको पता है, चार्ज आ जाएगा। If the net outward flux through the surface of the blocks were zero, could you conclude that there are no charges? No, we cannot say that, but the net charge must be zero inside for flux to be zero. 18th question. एक चार्ज है 5 सेंटीमीटर, कल किया था हमने ये, आंसर क्या हो जाता है Q/6 एप्सिलॉन नॉट। इसके आसपास आप क्यूब कंसिडर कर लो, ये जो चार्ज है ये उसके बिल्कुल मिडल में हो जाएगा। टोटल फ्लक्स कितना होगा? Q/एप्सिलॉन नॉट। एक फेज से कितना हो जाएगा? Q/6 एप्सिलॉन नॉट। चार्ज आपको मालूम है। आ जाते हैं 19th पे। A point charge 2 microcoulomb is at the center of the cubical Gaussian surface of 9 centimeter edge. What is the net flux? Q/एप्सिलॉन नॉट। 9 सेंटीमीटर का कोई काम नहीं है, कोई भी गॉसियन सरफेस होगी उसमें चार्ज कुछ भी होगा, टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा? चार्ज एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। 20th कह रहा है a point charge causes an electric flux of इतना to pass through a spherical Gaussian surface. फ्लक्स दिया हुआ है। What is the radius? If the radius of the Gaussian surface were doubled, how much flux would pass? Same. Flux is independent of the size of the Gaussian surface. What is the value of the point charge? फ्लक्स आपको पता है, इसको चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट कर दो, चार्ज आ जाएगा। क्लियर है सबको 20 तक? आसान लगे न्यूमेरिकल्स? सो अगर आप डिटेल में सब थ्योरी वगैरह अच्छे से पढ़ते हो और सारे न्यूमेरिकल्स हमने किए, तो देखो कितनी देर लगी, 1 घंटा लगा, सारे एग्जाम्पल्स भी हो गए डिस्कस और 20 तक क्वेश्चन हो गए। बहुत जल्दी होते हैं, बट आपका कॉन्सेप्ट बिल्डिंग जरूरी है। आप रेगुलर होमवर्क अगर आप करोगे फिजिक्स में कभी पीछे नहीं होगे। 21 पे आते हैं। 21 कह रहा है अ कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर हैज एन अननोन चार्ज। ठीक है जी, एक कंडक्टिंग स्फीयर है, रेडियस 10 है, उसमें चार्ज नहीं है। इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर इज इतना एंड रेडियली इनवर्ड, व्हाट इज अ नेट चार्ज? अब आपको ध्यान है, एक मैंने कंडक्टिंग स्फीयर गॉस थ्योरम वाली एप्लीकेशन की थी, उसमें आपको क्या बताया था? उसमें आपको क्या बताया था कि अगर कोई भी गॉस वो आप लेते हो, कंडक्टिंग स्फीयर लेते हो, उसमें चार्ज हमेशा इट बिहेव्स आउटसाइड के लिए इट बिहेव्स एज इफ एंटायर चार्ज इज एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर। ध्यान है ये बात? तो ये आपको 10 सेंटीमीटर का कोई काम नहीं है, क्योंकि बाहर आपने स्फीयर कंसिडर किया। आपके पास ये क्वेश्चन नंबर था कौन सा? 21। ये स्फीयर दिया है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड दी है। सो KQ/20 सेंटीमीटर का स्क्वायर, KQ/r², आपको इलेक्ट्रिक फील्ड E पता है, ये पता है, K पता है, Q निकल जाएगा। नेट चार्ज ऑन द स्फीयर, टोटल चार्ज आ जाएगा। क्लियर है सबको? Yes, sir. 22 a uniformly charged conducting sphere of इतना मीटर डायमीटर has a spherical charge surface charge density इतना, चार्ज निकालना है। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है? चार्ज अपॉन एरिया। आपको सिग्मा दिया है, रेडियस दिया है, आप चार्ज निकाल सकते हो। सेकेंड पार्ट, व्हाट इज द टोटल फ्लक्स? टोटल फ्लक्स के लिए क्या करोगे? चार्ज एनक्लोज्ड आपने निकाल लिया, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट करो।
फ्लक्स आ जाएगा। 23 an infinite line charge produces the field of इतना at a distance 2 सेंटीमीटर, लैम्डा निकालना है। लाइन चार्ज के लिए आपको फॉर्मूला ध्यान होगा, लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। गॉस थ्योरम की सबसे पहली एप्लीकेशन, उसका फॉर्मूला क्या था, E इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। आपको E दिया है, R दिया है, एप्सिलॉन नॉट 2 और पाई पता है, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। 24th, two charged thin metal plates are placed close to each other. On their inner faces, the plates have surface charge densities of opposite signs of magnitude इतना। तो एक पे है प्लस सिग्मा, दूसरे पे है माइनस सिग्मा, बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड आती है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, बाहर आती है 0। याद है स्पेशल केस? सबसे आखिरी केस जिसको मैंने बताया था, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की तरह बिहेव करता है, एक पे पॉजिटिव चार्ज एक पे नेगेटिव चार्ज, तो बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आती है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और साइडों में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाती है, 0। तो व्हाट इज E? फर्स्ट पार्ट, इन द आउटर रीजन ऑफ द फर्स्ट प्लेट 0, इन द आउटर रीजन ऑफ सेकंड प्लेट 0, बिटवीन द प्लेट्स सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। सबको क्लियर है ये? Yes, sir. आसान लगा, मजा आया? Yes, sir. चलो आगे चलते हैं। 25th करा हुआ है, नोट्स का क्वेश्चन है, नोट्स में था ये सेम क्वेश्चन। क्या करते हो, QE इक्वल टू mg। किसी भी बॉडी को अगर हवा में लटकाएंगे तो उसके वेट को कौन बैलेंस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें दिया हुआ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स, Q को लिखोगे Ne, मास को वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू G। सब कुछ मालूम है, आप R निकाल सकते हो। 26 पे आ जाते हैं। Yes, sir. 26 क्वेश्चन, which among the following curves cannot possibly represent electrostatic force, electric lines of force। इस पे देखो, ये नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि while entering और while leaving electric lines of forces must be perpendicular to the surface। यहां पे देखो perpendicular दिख रही है आपको, एंगल पे दिख रही है ना, परपेंडिकुलर नहीं है ना, तो इसीलिए ये नहीं करेगा, फर्स्ट नहीं है। सेकंड पे आते हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, ये गलत हो गया। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पॉजिटिव से नेगेटिव जाती है, नेगेटिव से पॉजिटिव नहीं। यहां पे देख रहा होगा आपको, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रही है, इस वाले में दिख रहा है ना, समझ में आ गया? थर्ड पे आओ, ये परफेक्ट है, दोनों पॉजिटिव, दोनों से बाहर जाती हुई, ये ठीक है, थर्ड रिप्रेजेंट कर सकता है। क्लियर? आ जाते, अच्छा आगे भी है। फोर्थ पे आ जाओ, ये गलत हो गया, ये इंटरसेक्ट कर रही हैं। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर एट एनी पॉइंट। इस पे आ जाओ, ये भी गलत, क्लोज लूप फॉर्म कर रही हैं, क्लोज लूप फॉर्म नहीं करती, तो ये भी गलत हो गया। क्लियर? तो आंसर इसमें सिर्फ कौन सा हुआ, सी वाला करेक्ट है, बाकी सब में कोई ना कोई गड़बड़ है। 27th, ये आप कीजिए, ये ऐसा, ये हमने नहीं किया अभी तक इस टाइप का क्वेश्चन, आप दिमाग लगाइए प्लीज। 27th में दिए 5 मिनट मैंने आपको।
2 मिनट और दे रहा हूं सोचने के लिए। सर क्वेश्चन 27 करना है। हाँ जी बेटा। सामने देखिए बेटा, मैं करता हूं इसको, प्लीज पे अटेंशन। कह रहा है इन अ सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग द जेड डायरेक्शन थ्रू आउट। मैंने इलेक्ट्रिक, ये जेड एक्सिस मान ली, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग जेड डायरेक्शन एट द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज हाउएवर नॉट कांस्टेंट बट इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली अलोंग द पॉजिटिव जेड डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्मली इंक्रीज करती है अलोंग द पॉजिटिव जेड डायरेक्शन। मतलब ये ए पॉइंट मान लिया, ये बी पॉइंट मान लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड ए पॉइंट पे कम होगी इलेक्ट्रिक फील्ड बी पॉइंट से। पहली लाइन पढ़ के मुझे इतना समझ में आता है, क्या आपको भी समझ में आता है इतनी बात? यस ओके, चलो आपको मेरे फिर विचार मिलते हैं इसका मतलब। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली अलोंग द पॉजिटिव जेड डायरेक्शन एट द रेट ऑफ 10 to power 5 न्यूटन पर कूलम पर मिनट। मतलब न्यूटन पर कूलम पर मीटर, मतलब 1 मीटर में कितना चेंज आता है? 1 मीटर में चेंज आता है, 1 मीटर में चेंज आता है 10 to power 5 का। तो 2a मीटर्स में कितना चेंज आएगा? ये 2a मीटर है ना, 1 मीटर में 10 to power 5 न्यूटन पर कूलम का चेंज आता है। तो 2a मीटर में कितना चेंज आएगा? 2a इंटू 10 to power 5 का। हाँ कि ना? यस सर। मतलब
2am नहीं है, 2a मीटर सोच लो, 2am लिख दिया मैंने, उसको थोड़ा दूर करके लिख देते हैं, 2a मीटर्स। सो EB माइनस EA आपके पास कितना हो गया, 2a इंटू 10⁵। क्या इस स्टेप तक किसी को कोई डाउट है? हरजस यहां तक समझ में आता है इंग्लिश पढ़ के इतना? हरजस सर एक मिनट दोबारा से ज्यादा मेरा नेट खराब हो गया। आपको बोला, क्वेश्चन पढ़ो बेटा ध्यान से, आपको बोला इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होती है एट द रेट ऑफ 10⁵ न्यूटन पर कूलम पर मीटर। मतलब 1 मीटर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी चेंज होती है 10⁵ की, तो 2a मीटर में कितनी चेंज होगी 10⁵ इंटू 2a, हाँ की ना? हरजस ओके, तो चेंज का मतलब डिफरेंस, तो EB माइनस EA मेरे पास कितना हो गया 2a इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम। आपको बोल रहा है फोर्स एंड टॉर्क निकालो, एक्सपीरियंस बाय सिस्टम हैविंग अ टोटल डाइपोल मोमेंट 10⁻⁷ इन द नेगेटिव z डायरेक्शन। डाइपोल मोमेंट इन द नेगेटिव z डायरेक्शन, नेगेटिव z डायरेक्शन का मतलब क्या हुआ, डाइपोल मोमेंट में नेगेटिव चार्ज इधर है, पॉजिटिव चार्ज इधर है, नेगेटिव z में तभी डाइपोल मोमेंट होगी। सो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगती है इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, और नेगेटिव चार्ज पे फोर्स लगती है इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द फील्ड। तो फोर्स में, क्योंकि उसने z वगैरह बोला है, तो मैं IJK की फॉर्म में कर देता हूं। फोर्स ए पे फोर्स कितनी होगी, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, Q इंटू 2a, सॉरी Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड एट A, और डायरेक्शन क्या होगी अलोंग z एक्सिस। फोर्स B पे कितनी हो जाएगी, Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड एट B, और डायरेक्शन क्या होगी नेगेटिव K कैप। मानते हो बेटा? यस सर। सो नेट फोर्स कितनी हो जाएगी, वेक्टर फॉर्म में तो फोर्सेस ऐड होती हैं, FA प्लस FB, ऑटोमेटिकली वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी क्योंकि वेक्टर फॉर्म लिखा था। Q कॉमन, EA माइनस EB K कैप। EA माइनस EB कितना है, -2a इंटू 10⁵ K कैप। Q इंटू 2a होता है डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट कितना दिया हुआ है 10⁻⁷। सो आंसर आ गया नेगेटिव 10⁻⁻2 K कैप। मतलब नेट फोर्स इज 10⁻⁻2 न्यूटन अलोंग नेगेटिव z एक्सिस। दूसरी बात, नेट टॉर्क 0 होगी बिकॉज there is no perpendicular distance between lines of actions of forces. सामने देखो, इधर देखो मेरी तरफ, ये है डाइपोल, एक फोर्स राइट साइड लग रही है, एक फोर्स लेफ्ट साइड लग रही है। इन दो फोर्सेस की वजह से टॉर्क लगेगी, एक इधर और एक इधर, टॉर्क नहीं लगेगी। टॉर्क कब लगती, जब ये एंगल पे होता, एक इधर होती है एक इधर होती, तब रोटेशनल इफेक्ट आता। ऐसे खींचू एक इस तरफ एक इस तरफ तो टॉर्क नहीं होगी, अंदर की तरफ धक्का दूं तो टॉर्क नहीं होगी। रोटेटरी इफेक्ट तब आएगा जब परपेंडिकुलर फोर्सेस होती हैं, दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। ये दोनों अलोंग एक ही लाइन एक्ट कर रहे हैं तो टॉर्क इनके बीच में नहीं होगी। प्लीज कॉपी कर लीजिए। थोड़ा बड़ा कर देता हूं उसको।
सर हाँ जी बेटा, एफबी में माइनस के क्या क्यों लगाया आपने? फोर्स की डायरेक्शन देख बेटा, ओके ठीक है। ठीक है ना। सबको समझ में आ गया? आगे चलते हैं। 28 और 29 ये दोनों चैप्टर 2 में कराऊंगा। मैंने ये कॉन्सेप्ट्स चैप्टर 2 के लिए छोड़े हुए हैं। आपको कंडक्टर के प्रॉपर्टीज और वो मैं बता रहा हूं ना हर बार जब भी कंडक्टर आता है, चैप्टर 2, तो ये मैं चैप्टर 2 में कराता हूं। तो ये दोनों हम चैप्टर 2 में करेंगे। आ जाते हैं अगले पे 30th। Obtain the formula for electric field due to long thin wire of uniform change density lambda। करा हुआ लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, करा हुआ ना गॉस थ्योरम की सबसे पहली एप्लीकेशन। यस सर। बट इस क्वेश्चन में आगे देखो धप्पा करा हुआ उसने, कह रहा है विदाउट यूजिंग गॉस थ्योरम करना है। ओ मतलब इंटीग्रेशन का प्रयोग करना है। मैंने आपको कराया हुआ इंटीग्रेशन से भी। आप अपने सर नोट ऐसा पेपर में आ सकता है? आपके सामने एनसीईआरटी में है बेटा, आपके सामने एनसीईआरटी में। वो बात अलग है एडिशनल में है तो चांसेस नहीं होते, बट एनसीईआरटी में आ जाए तो आप लड़ोगे थोड़ी ना उनसे। ये याद है ये वाला, इधर एक स्मॉल एलिमेंट लिया था इसकी वजह से रिपल्सिव फील्ड, इधर एक स्मॉल एलिमेंट लिया था इसकी वजह से रिपल्सिव फील्ड, कंपोनेंट्स में बना के ऐड किया था, ये कैंसिल हो गए थे, ये दोनों जुड़ गए थे, फिर इंटीग्रेट कर लिया था इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। ये आप नोट्स में देखना आपको मिल जाएगा, मैंने कराया हुआ है ऑलरेडी। आ जाते हैं 31 पे। 31 में क्वार्क्स वाला, उसने पूरा इंग्लिश में बोला हुआ है, पढ़िए देखिए। 31 समझ में आता है? पढ़िए सब लोग, फिर डिस्कस करेंगे। सर ये तो आपने कराया हुआ है ना? हाँ कराया हुआ है, बिल्कुल कराया हुआ है, इसीलिए कह रहा हूं एक बार पढ़ के देख लो, समझ में आता है तो। यस सर। क्या करते हैं इसमें, अप क्वार्क आपको दिया हुआ है +2/3, डाउन क्वार्क -1/3। तीन मिलके कैसे बनाते हैं? इलेक्ट्रॉन के लिए होता है 3 डाउन क्वार्क, इलेक्ट्रॉन 2 अप 1 डाउन होता है किसके लिए? प्रोटॉन के लिए, और 1 अप 2 डाउन होता है न्यूट्रॉन के लिए। ध्यान है ये बात? आ जाते हैं 32 पे। यस सर। 32 consider arbitrary electrostatic field configuration, a small test charge is placed at the null point, मतलब न्यूट्रल पॉइंट पे आपने प्लेस किया। show that equilibrium of the test charge is necessarily unstable। बताओ जी अनस्टेबल क्यों होगा? क्योंकि अगर नल पॉइंट है, एक ओरिएंटेशन में स्टेबल है तो दूसरे में 100% अनस्टेबल होता है। सेकेंड पार्ट में देखो वही बोला, आप वेरीफाई कीजिए, verify this result for the simple configuration of two charges and the same magnitude and sign placed at certain distance। इसको खुद अटेम्प्ट कीजिएगा, नहीं होगा मैं बताऊंगा, बट आपको भी अटेम्प्ट करना है खुद। 33 मैं ऑलरेडी आपको करा चुका हूं, 33 आपको ऑलरेडी करा चुका हूं, कॉन्सेप्चुअल्स में था ये वाला जिसमें आपने चार्ज टू मास रेशियो वाली डेरिवेशन की थी, वही प्रूव करना है। 34 33 सेम है, 34 में बस नंबर्स दिए हुए हैं, 33 में वेरिएबल्स थे। सबको आ गया समझ? सो दिस इज ऑल अबाउट योर एनसीईआरटी ऑफ चैप्टर 1। अब आपको इस वीक में एनसीईआरटी चैप्टर 1 कंप्लीट करनी है। नेक्स्ट वीक में आपसे पीडीएफ मंगाऊंगा कि आप बताओ दिखाओ कहां करी है आपने। सारे क्वेश्चन सॉल्व्ड अनसॉल्व्ड सबके सब मुझे अटेम्प्ट चाहिए, पीडीएफ की फॉर्म में सबको भेजना है। संडे टेस्ट है जिसमें आपका आएगा चैप्टर नंबर 1 की थ्योरी, सिर्फ कोई न्यूमेरिकल नहीं, सिर्फ थ्योरी, मतलब थ्योरी में डेरिवेशंस, डेफिनेशंस, कॉन्सेप्चुअल्स, न्यूमेरिकल्स नहीं। ठीक है जी, आ जाते हैं अब आपकी डाउट्स अगर कुछ बचे हैं उसके। तो हमारा कौन सा हुआ था लास्ट टाइम टॉपिक? गॉस थ्योरम, उसके डाउट्स बोलिए। क्वेश्चन 8 से पहले किसी का? सर 4 का सेकंड पार्ट।
पेज नंबर बोलिए यार, मिल गया। 4 का सेकंड पार्ट करा तो है यार कल, आज भी तो बताया एरिया वेक्टर के साथ एंगल लेना होता है। सर एक बार बना के दिखा दो, मेरे को नहीं समझा। ये सरफेस है, सरफेस के साथ 30 डिग्री एंगल है, तो नॉर्मल के साथ कितना एंगल होगा? 60 होगा कि नहीं होगा? ठीक है, आप समझा। 10 तक 8 से पहले और कोई? 8 से पहले कोई? क्वेश्चन 6 हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस 8 इज गिवन अ चार्ज ऑफ इतना। हॉलो स्फीयर है, इसको चार्ज दे दिया 16 माइक्रोकूलम। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर? 0। हॉलो है, अंदर 0 होगी। आउटर सरफेस के क्यू बाय आर स्क्वायर। क्या हो गया भाई समीप? बस और चेक कर रहा था, ओके, कोई रीजनिंग तो नहीं है। नहीं। 8 देखो, a thin metallic spherical shell of radius r carries a charge capital Q on its surface. Capital Q charge on surface पे दिया। A point charge Q by 2 is placed at the center. So it behaves as if entire charge is at the center. तो center पे overall charge आप बाहर के points के लिए क्या consider करोगे? 3Q by 2. Another charge plus 2Q is placed outside the shell at a distance x. यहाँ पे 2Q charge place किया, तो center से distance आपको दिया है x. तो फोर्स दोनों के बीच में कितनी हो जाएगी? फाइंड फर्स्ट पार्ट, द फोर्स ऑन द चार्ज एट द सेंटर। सेंटर वाले पे 0। इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करती, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती तो अंदर फोर्स नहीं होगा। और चार्ज वो कितना हुआ? बाहर वाले पे कितना हो जाएगा? के Q1 2Q हो गया, Q2 ये टोटल चार्ज हो गया क्योंकि ये बिहेव करेगा एज इफ कि चार्ज सेंटर पे है, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। सो 3kq स्क्वायर बाय x स्क्वायर। थर्ड पार्ट, सेकंड पार्ट, फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द शेल। ये आउटर सरफेस पे है, फ्लक्स में हम चार्ज एनक्लोज्ड लेते हैं, तो फ्लक्स में चार्ज एनक्लोज्ड कितना हो गया? q by 2 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। चार्ज कंडक्टर पे हमेशा आउटर सरफेस पे होता है, आपको एनक्लोज्ड चार्ज लेना होता है तो सिर्फ अंदर वाला चार्ज कंसीडर करोगे फ्लक्स के लिए, विच इज q by 2। फिर 14 तक और कोई? 14 आपको 2 स्फेरिकल शेल्स दिए, इसमें एक वायर दी है। ध्यान दे बेटा, इधर चार्ज बोला कैपिटल Q है कहीं पे, इस वायर पे चार्ज है। वायर पे चार्ज जो है वो नॉन यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट नहीं है, यूनिफॉर्म चार्ज नहीं है। वायर की लेंथ है L, आपको इसका लैम्डा दिया हुआ है kx। अच्छा, पहले वायर का चार्ज निकालते हैं, क्योंकि लैम्डा कांस्टेंट नहीं है, लैम्डा होता है dq by dx। तो अगर मैं यहां पे dx विड्थ कंसीडर कर रहा हूं x डिस्टेंस दूर, तो उस पे चार्ज कितना हो गया? kx dx। यहां तक कोई दिक्कत? छोटे से सेक्शन पे, मतलब सिर्फ इतने से पार्ट पे चार्ज कितना हो गया? kx dx। टोटल चार्ज आपको निकालना है तो इंटीग्रेट करोगे, k इंटीग्रेशन x dx। लिमिट क्या होगी? x इक्वल टू 0 से लेकर x इक्वल टू l तक। x की सबसे पहली वैल्यू 0, सबसे आखिरी वैल्यू l। सो ये आ गया इंटीग्रेट करके हाफ kl स्क्वायर। ये चार्ज आ गया बाहर वाले पे। अब आपको 2 सरफेस बोले S1 S2। सो S1 पे फ्लक्स कितना हो जाएगा? Q बाय एप्सिलॉन नॉट। और S2 पे फ्लक्स कितना हो जाएगा? S2 पे फ्लक्स हो जाएगा Q प्लस हाफ KL स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट। क्लियर बेटा? यस सर। प्लीज लिख लीजिए इसको। एटीन तक और कोई? 18 तक और कोई? 18th में क्या दिक्कत आ गई बेटा? 18th या 19th? 19। ओके। सर हाँ जी बेटा। सर ये 18th में ये रेशियो 1:2 नहीं होनी चाहिए, क्यों? क्योंकि चार्ज क्लोज टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट अपॉन। तो S1 में कितना चार्ज है?
S1 में बोल रहा हूँ, अच्छा हम लोग तो अच्छा ठीक है ओके सर। S2 में टोटल पूरा है ना बेटा। यस सर। 19 देखिए, आप लोगों ने केमिस्ट्री में वो करा हुआ है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, सॉलिड स्टेट। जब केमिस्ट्री में कर लोगे तो ये अच्छे से समझ में आ जाएगा, जब केमिस्ट्री में कर लोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। यूनिट सेल यूज होता है इसमें कॉन्सेप्ट। जैसे आपको ये बोला, मैं कोशिश करता हूं समझाने की, ये आपको एक सरफेस दिया, यहां चार्ज है, इस चार्ज का कितना पोर्शन, इस चार्ज के फ्लक्स का कितना पोर्शन इससे इस क्यूब से पास होगा। आप यहां पे क्यूब कंस्ट्रक्ट करो, ये क्यूब कंस्ट्रक्ट किया, इससे आगे कंस्ट्रक्ट करो, लेफ्ट यहां पे भी 4 कंस्ट्रक्ट करो, नीचे ऊपर। तो ये क्या होगा, बिल्कुल मिडल में आएगा। ऐसे 8 स्फीयर बन जाए, 8 क्यूब बन जाएंगे, 3 4 और 4 नीचे। तो इसमें एक क्यूब से कितना पास हो जाएगा, क्यू बाय 8 एप्सिलॉन नॉट। ये केमिस्ट्री में अभी आप पढ़ोगे सॉलिड स्टेट, इट विल बी मोर क्लियर। अभी छोड़ दो भले इस क्वेश्चन को, केमिस्ट्री में सॉलिड स्टेट पढ़ लोगे तो ये आ जाएगा आपको। इसको बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। आप में से किसी ने किया है सॉलिड स्टेट अभी तक? नो सर। किसी ने नहीं किया? चलो, क्या 12th में 11th में था? एक बार अपने केमिस्ट्री टीचर से पूछना प्लीज, सर बीसीसी एफसीसी कब करेंगे हम, तब मैं करा दूंगा। छोड़ दो अभी इसको। 20 21 22 में कोई डाउट? सर 22। 22 बिटिया कितना फुद्दू सा क्वेश्चन है, क्या हो गया? देख बच्चे, आपको बोला ये क्यूब है, अब इसमें बेटा इस फेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गई, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड दी है 2x आई कैप, तो यहां पे x 0 है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ इस सरफेस से पास करेगा फ्लक्स। तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, 2a आई कैप। मानती है बेटा? यस सर। और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0, तो सिर्फ इधर फ्लक्स कंसिडर करोगे, फ्लक्स क्योंकि लीविंग है पॉजिटिव, 2a इंटू ए स्क्वायर, खत्म। ठीक है बेटे? यस सर। और कोई डाउट? सो दैट मार्क्स द एंड ऑफ द चैप्टर 1। आपको अब मैं फिर बोल दूं, थ्योरी वाइज पढ़ना है। परसों हम लोग चैप्टर 2 स्टार्ट कर देंगे नेक्स्ट क्लास में। चैप्टर 2 को मैं थोड़ा सा स्लो पेस पे चलाऊंगा शुरू में, जब तक आपके चैप्टर 1 के टेस्ट ले रहा हूं, ताकि आपके पास होमवर्क चैप्टर 2 का ज्यादा ना मिले। चैप्टर 2 में कोशिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा मैं अपने सामने कराऊं, जब तक मैं चैप्टर 1 के 2-3 टेस्ट ना ले लूं, क्योंकि इस संडे को पहले टेस्ट है चैप्टर 1 के थ्योरी का, फिर वीकडेज में चैप्टर 1 है टेस्ट है चैप्टर 1 के न्यूमेरिकल्स का। तो चैप्टर 1 आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। चैप्टर 2 में सारा का सारा क्लास में कराऊंगा अभी अगले कुछ दिन। जब मेरा चैप्टर 1 के सारे टेस्ट कवर हो जाएंगे, उसके बाद मैं चैप्टर 2 का आपको होमवर्क देना शुरू करूंगा। उससे पहले मैं चैप्टर 2 क्लास में ही सारा कराऊंगा। होमवर्क बहुत मिनिमाइज दूंगा, बहुत मिनिमम दूंगा काम करने के लिए। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।